चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपको पता है हम केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री हर बार यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। सो व्हाट आर अवर बेसिक नीड? अपने 3 बेसिक नीड क्या है? फूड, क्लोथ्स अँड शेल्टर. मराठीत सांगायचं असेल तर अन्न, वस्त्र, निवारा. एंड नाउ डेज आपल्याला हमें और एक चीज की जरूरत होती है, दैट आर मेडिसिन्स. तो ये चारों चीजें मैंने जो लिखी है बोर्ड पे, ये सब हम रोज यूज करते हैं और सब केमिस्ट्री से ही डील करते हैं. सो ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ फूड, क्लोथ, शेल्टर्स एंड मेडिसिन आर डील विद केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री इन सब में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नाउ फूड हम रोज खाना खाते हैं. हमें सबको अच्छा खाना खाना होता है. या अपने जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो उसका उन सबका जो डिमांड है फूड का, वो सेटिस्फाई करना है या कंप्लीट करना है. तो हम जो फूड खाते हैं, हमें सबको पता है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. ओके, प्लांट से. नाउ प्लांट से जो फूड मिलता है, ऑब्वियसली प्लांट को आप अगर अच्छा फूड दोगे तो वो फूड आगे प्रोवाइड करेगा. मतलब वो जो ग्रेन्स है, जो हम व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, या बाजरी, ज्वार, जो भी है, या वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो अच्छे से कब आएगा? जब आप इसको क्या दोगे? अच्छे से फर्टिलाइजर्स दोगे, इनमें इंसेक्टिसाइड्स लगाओगे, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे. मतलब प्लांट्स को अगर अच्छा खाना मिलेगा तो वो आगे फूड अच्छा से प्रोवाइड करेंगे. मतलब बेसिकली तो ये फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ये कहाँ हम बनाते हैं, है ना? तो इसमें भी केमिस्ट्री आ गया. तो फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें भी केमिस्ट्री है. ये पॉइंट्स है, ये क्लियर होता है. नाउ क्लोथ्स, जो हम ये कपड़ा पहनते हैं, सबको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना होता है या अच्छा अच्छा ड्रेसेस चाहिए. तो आपको पता है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ्स आर देयर. कॉटन, है ना? तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर. वी कैन से कॉटन हमें कहाँ मिलता है? एग्रीकल्चर. अपने इंडिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है कॉटन का. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज देयर. तो इसमें कहाँ केमिस्ट्री है? अगेन हम नाइलॉन है, टेरिकॉट है, टेरलिन है, तो ये सब चीजें बनाने के लिए अगेन केमिस्ट्री इज देयर. मतलब ओनली कॉटन का जो प्रोडक्शन है, दैट कैन नॉट सेटिस्फाइड द डिमांड ऑफ क्लोथ, अगेन केमिस्ट्री इज देयर. सो यहाँ पे क्लोथ्स में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. मतलब अपने डे टू डे लाइफ में वी आर डीलिंग विद केमिस्ट्री. नाउ शेल्टर. अभी शेल्टर में कैसे है? शेल्टर में जो ये बिल्डिंग्स बनते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, बिल्डिंग या हाउसेज जो भी है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सीमेंट जरूरी है, स्टील जरूरी है. तो ये सब कहाँ मिलता है या कैसे बनाते हैं? ऑब्वियसली के सम केमिकल रिएक्शंस आर देयर. मतलब केमिस्ट्री वहां भी है. तो ये अगर जो बेसिक नीड्स है, जो अन्न, वस्त्र, निवारा, या फूड, क्लोथ, शेल्टर, दे आर ऑल डीलिंग विद केमिस्ट्री. ये हमें रोज लगता है. मतलब हम रोज की जिंदगी में, अपने रोज की लाइफ में केमिस्ट्री के साथ ही डील कर रहे हैं, है ना? नाउ मेडिसिन्स. नाउअडेज अपने हमें इस साल तो बहुत अच्छे से पता चल गया है सबको कि मेडिसिन्स या अपना जो इम्यूनिटी है, या मेडिसिन्स कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए, है ना? तो मेडिसिन्स मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो क्या बनाते हैं? मेडिसिन्स बनाते हैं. तो मतलब देयर इज ऑल्सो केमिस्ट्री, है ना? अभी भी रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं
कि हम अच्छे से कोई डिसीज पे क्या करें, अच्छा सा क्योर ट्रीटमेंट कर पाए। मतलब अगेन न्यू मेडिसिन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वेरी वेल नोन एग्जाम्पल हम सब अभी उसके साथ डील कर रहे हैं। कोविड-19 इज देयर, तो अभी जो मेडिसिन आया है तो वो भी किसकी बदौलत है या किसकी मेहरबानी है? केमिस्ट्री की मेहरबानी है। मतलब इन अवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अवर एवरी नीड इज डीलिंग विथ केमिस्ट्री, तो इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, नाउ अगेन कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री के साथ डील करती है। हम सपोज बात करें एनर्जी की, जो एनर्जी हम यूज करते हैं बेसिकली दैट इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ऑल ऑफ अस नो दैट फॉसिल फ्यूल इज व्हाट? फॉसिल फ्यूल में क्या आता है? कोल इज देयर, पेट्रोलियम इज देयर, है ना। ऐसे ही हम अगर फॉसिल फ्यूल यूज करते रहे या एनर्जी यूज करते रहे फॉसिल फ्यूल से, तो क्या होगा? ये जो क्या बोलेंगे हम इसको, ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये खत्म हो जाएगा एक बार। तो साइंटिस्ट या रिसर्च के सामने और एक ये है कि ये अगर खत्म हो जाएगा तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे हम? तो आपको सबको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज व्हाट? जो हम सेल यूज करते हैं। आपके पास गाड़ी रहेगी, हर एक के पास, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, उसमें जो बैटरी लगती है दैट इज लीड एसिड स्टोरेज सेल, लीड एसिड स्टोरेज सेल। या आपने हम जो टीवी देखते हैं उसमें रिमोट है ना, रिमोट है, तो उसके जो सेल है, तो ये जो सेल वगैरह क्या है, सब क्या है? ये केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही बना है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देयर इज ऑल्सो केमिस्ट्री, है ना। हर एक का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है ना। तो और सबसे हमें ये पता चलता है कि केमिस्ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ओके, सो ये है सब केमिस्ट्री के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री? कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है मुझे केमिस्ट्री क्या है? तो मैडम ने तो बता दिया, ये सब केमिस्ट्री है। हम रोज केमिस्ट्री पढ़ते हैं या रोज केमिस्ट्री से बनने वाली चीजें यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? तो केमिस्ट्री इज व्हाट? केमिस्ट्री एक स्टडी है। केमिस्ट्री एक स्टडी है। किसका स्टडी है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैं बताती हूँ आपको मैटर मीन्स क्या है, लेकिन केमिस्ट्री वॉज स्टडी एंड प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, नाउ इसमें और एक स्टडी होता है। आप सबको पता है कि मैटर का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, या कन्वर्शन जो भी है, ये इसमें पढ़ा जाता है। मतलब व्हाट? केमिकल रिएक्शंस आर देयर, सम रिएक्टेंट्स आर देयर। आप सबको पता है कि रिएक्टेंट मतलब क्या? जो दो चीजें यूज करके हम क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, मतलब केमिकल रिएक्शन इज देयर। सो ये कन्वर्शन भी है। तो केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन ऑफ मैटर, एक फॉर्म मैटर का दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होना, ये हम इसमें पढ़ते हैं। या कुछ अपने पास रिएक्टेंट है, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, उनको साथ में अगर करते हैं तो दूसरा एक प्रोडक्ट बनता है, उसकी यूजेस अलग है ना। तो ये सब किसके अंदर आएगा? केमिकल रिएक्शंस में। तो आप सबको यहाँ पे एक चांस है, हम जो वाटर यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, these two things आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता कैसे है या क्यों बनता है, क्यों H के साथ OE है या 2 O, ये मैंने 2 क्यों लिखा है, ये सब जानने के आपको यहाँ पे एक चांस है कि ये सब चीजें हम जो अपने डे टू डे लाइफ में बनाते हैं या देखते हैं या यूज करते हैं, वो बनते कैसे हैं।
ओके, नाउ हम टॉपिक पे आते हैं थोड़ा। मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। और एक बात है कि केमिस्ट्री इज अ बेसिक साइंस, है ना। केमिस्ट्री क्या है, एक बेसिक स्टडी है जो सारी बाकी की भी जो सब्जेक्ट्स है वो समझने में आपको आसानी होगी, है ना। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ रेफरेंस आता ही है केमिस्ट्री से। तो बेसिकली ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। होप आप समझ गए होंगे। तो हम आते हैं अभी थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग और कैटालिसिस की तरफ। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो है आपको समझना जरूरी है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अवर बॉडी, आपको पता है अपनी बॉडी किस से बनी है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब अपने बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, है ना। तो ऑर्गन्स किससे बने हैं, टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बने हैं, सेल से। ये आपने आपके स्कूल में पढ़ा रहेगा कि सेल का स्ट्रक्चर होता है या सेल का डायग्राम होता है, ये सबको निकालना रहता है 8, 9, 10 में जो भी है। तो ये तो रहता ही है, तो आपने निकाला भी रहेगा। प्लांट सेल, एनिमल सेल इज देयर, तो दैट इज दैट सेल। तो सेल का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। सेल से जो ग्रुप होता है उसके बनते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है बॉडी। मतलब सेल इज व्हाट वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, मतलब अगर सेल अच्छा है, सेल का फंक्शन अच्छा है, तो जो ग्रुप है सेल का वो अच्छे से काम करेगा। वो जो ग्रुप सेल का अच्छे से काम करेगा तो ऑब्वियसली ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। और अपने अगर ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं तो वी कैन से दैट वी आर हेल्दी और अवर बॉडी इज वर्किंग गुड। अपना बॉडी अच्छा है या हेल्दी है। तो केमिस्ट्री में है तो ये सब आपको बायोलॉजी में पढ़ना है या पढ़ना है या पढ़ चुके हो आप। लेकिन अभी केमिकल बॉन्डिंग, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट डीलिंग विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स। आपको ये आइडिया आया रहेगा कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये बेसिक यूनिट है सेल का, वैसे ही अगेन वन वर्ड इज देयर, मैटर। नाउ व्हाट इज मीन बाय मैटर फर्स्ट। मैटर क्या है, तो मैटर क्या है आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और एनी गैसियस सब्सटेंस, है ना। अपने आजू बाजू की वो कौन सी भी चीज जो जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसियस में लाई होती है या सॉलिड, लिक्विड, गैसियस के अंदर आती है, वो कोई भी चीज दैट इज कॉल्ड एज मैटर। मतलब हवा है, पानी है, ये सब चीजें किसमें आएगी, मैटर। ओके, नाउ मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर मैटर को हम सब डिवाइड करने की कोशिश करें या मैटर किससे बना है ये जानने की कोशिश हम करते हैं, तो मैटर बना है मॉलिक्यूल्स से। मैटर बना है मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स से बने, मॉलिक्यूल किसका बना है, मॉलिक्यूल बना है एटम का। मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ना समझ में आ रहा है आपको कि एटम से क्या बने हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी अपने आजू बाजू में जो चीजें हैं जो दिखती नहीं हमें, मतलब हवा हमें दिख नहीं रही है लेकिन वो है, सबको पता है, तो वो किसके अंदर आती है, मैटर। तो मैटर मतलब एवरीथिंग किससे बना है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। ओके, तो ये समझने से पहले कि हमें ये मैटर कैसे बना है या केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक यूनिट से अपने स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज एटम। समझ में आ रहा है सबको कि बहुत कैसे हमें एटम के बारे में या स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में या बेसिक यूनिट के बारे में पहले पढ़ना है, तभी आप आगे जाके पूरा स्टडी अच्छे से कर सकोगे या आपको समझ में आएगा कंसेप्ट्स क्या है आगे के। ओके, आपको स्कूल में रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, या पढ़ चुके होंगे आप। पता है किसी को व्हाट इज मीन बाय एटम, पता है किसी को? ठीक है, मैं बताती हूँ।
व्हाट इज मीन बाय एटम, है ना। मैडम ने तो बता दिया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना। तो एटम इज व्हाट, smallest particle of the element, smallest particle of element. Now element is what, मराठी में अगर आप पढ़ चुके होंगे तो उसको कहते हैं मूल द्रव्य। मूल द्रव्य मतलब, मूल मतलब क्या, मूल द्रव्य मतलब बेसिक, है ना। तो वो है एलिमेंट। मतलब जैसे सपोज हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज व्हाट, एन एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट, है ना। सब जो आपको जितने भी सब नाम पता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो भी पता है आपको, हाँ बोलो। और क्या क्या पता है आपको, नियॉन है, हीलियम है ना। और क्या है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो भी जितने भी आपको ये पता है, दीज आर व्हाट, एलिमेंट्स, मतलब बेसिक यूनिट। ये अगेन सब डिवाइड नहीं हो सकता बाय एनी केमिकल मीन्स, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। ओके, नाउ ये एटम में क्या क्या है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा हुआ है स्कूल में। क्या क्या होता है एटम में, क्या क्या होता है एटम में, याद आ रहा है किसी को, क्या क्या होता है एटम में। एटम में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड यस वेरी राइट, इलेक्ट्रॉन। एटम में होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कोई बता सकता है मुझे, या कोई ड्रॉ कर सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। बहुत ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे सेल का डायग्राम है, या एनिमल सेल का डायग्राम होता है, या प्लांट सेल का डायग्राम होता है ना। इतना ज्यादा स्ट्रक्चर है ही नहीं एटम में, है ना। एटम इज व्हाट, एटम में क्या है, दो ही पार्ट है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक है न्यूक्लियस, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, यह है न्यूक्लियस और यह है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियर के बाहर का पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अभी तीन पार्टिकल्स है, कौन से बेटा, तीन पार्टिकल्स, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जगह तो दो ही है ना, जगह तो दो ही है। मैंने देखो यहाँ पे ये जो दो है अंदर का, ये जो स्मॉल सर्कल है उसके अराउंड मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है और उसके बाहर एक सर्कल बनाया हुआ है। तो जो सबसे छोटा सर्कल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एटम, और जो ये बाकी के दो है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये वाला और ये वाला दोनों भी क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो कोई बता सकता है मुझे कि लोकेशन वाइज, मतलब अगर लोकेशन ले हम इसका, लोकेशन मतलब रहते कहाँ पे है, ये कहाँ पे रहेंगे, ऑब्वियसली एटम में, तो ये कहाँ कहाँ रहेगा, कोई बता सकता है मुझे कहाँ कौन रहता है। तो मैं बताती हूँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। पता होगा आपको, बहुत सारे लोगों को, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी दो पार्ट है ना, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना। उसमें से एक पार्ट तो उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, किसने, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने। तो अभी बचा क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, बचा क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो ये तो चला गया, अभी दो पार्ट है, सपोज न्यूक्लियस तो ये ऑक्युपाई कर लिया, इनमें इसमें जगह नहीं है अभी। तो नाउ इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी जगह है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
कहाँ पे रहेंगे? इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज द लोकेशन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ चार्ज वाइज. चार्ज मीन्स व्हाट? आपने सुना होगा या आपको पता रहेगा, दिस पार्टिकल हैव चार्जेस. इन पार्टिकल पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. यस, पता है आपको? प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रल गियर या न्यूट्रल है अपनी गाड़ी, मतलब क्या है? गाड़ी में कोई भी गियर नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज वाइज देखे तो न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब दे आर न्यूट्रल. ओके, और अभी इलेक्ट्रॉन तो भी पॉजिटिव, प्रोटॉन पे है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल. तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज. कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज. मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? न्यूट्रल होते हैं. तो इतना समझ में आया? दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. Symbolically we can represent it as small p, small n and small e. P, small p for proton, small n for neutron and small e for electron. And location wise ये दोनों जो है मैंने एक साथ ही लिखा है अभी. ये दोनों जो है वो कहाँ पे रहेंगे? इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में. और अगर चार्ज वाइज इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें हम लोग, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. ओके, इसके साथ और एक टर्म आता है या एक क्वेश्चन आता है. बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, एटम पे कौन सा चार्ज रहेगा? एटम पे इलेक्ट्रिकली कौन सा चार्ज रहेगा? कोई बता सकता है मुझे? एटम इज इलेक्ट्रिकली डैश. डैश मतलब आपने बताना है अभी मुझे कि एटम पे कौन सा चार्ज रहेगा. कोई बता सकता है? एटम पे कौन सा चार्ज रहेगा? देयर आर प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो देयर. पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसका ही कुछ चार्ज नहीं, तो वो क्या एटम को चार्ज देगा? है ना. तो दैट्स वाई आप बता सकते हो मुझे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा. नेगेटिव चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा. तो अभी पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर बचा क्या है? तो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बता सकता है कोई मुझे? अभी तो मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया. अभी जो मतलब ये था, स्पेस था यहाँ पे, या ब्लैंक को फिल करना था, अभी तो मैंने वो फिल कर दिया, तो हो गया एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कोई बता सकता है? मैं वाई एन, अभी मैं क्वेश्चन बना देती हूँ इसको. वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Why an atom is electrically neutral? Because नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं एक एटम में, किसी भी एटम में, उतने ही नंबर के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. मतलब जितने नंबर के पॉजिटिव चार्जेस है उसमें उतने ही नंबर के निगेटिव चार्जेस भी बनेंगे, और एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा. दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. समझ में आया? दो देयर आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, बट एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है. तो इसका आंसर ये तो नहीं है कि एटम में न्यूट्रॉन है मैडम, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं है. न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नहीं है ना ऐसा. तो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड that the same number of electrons, since positively charged particles exactly balances negatively charged particle, that's why an atom is electrically neutral. है ना. आप इतना अभी लिख लो, why an atom is electrically neutral, और differentiate between, or we can differentiate proton, neutron and electron on the following points. Okay,
इतना लिख लीजिए आप।